राधे राधे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लास पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है नागरिकता अधिनियम 1955। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड बातें आपको बताई थी, तो उसमें हमने बताया था अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या था कि अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को यह शक्ति देता है कि वो भारत की नागरिकता के संबंध में कानून बनाए, विधि बनाए। कैसे नागरिकता अर्जित की जा सकती है, कैसे नागरिकता समाप्त की जा सकती है, या कोई भी अन्य विधि जो नागरिकता से संबंधित हो, वो अनुच्छेद 11 संसद को विधि बनाने की अनुमति देता है तथा अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करते हुए हमारी संसद ने सन 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पारित किया। तो उसमें क्या क्या प्रावधान थे, उसमें धीरे धीरे आगे चल के संशोधन भी हुए। तो अभी तक इस नागरिकता अधिनियम 1955 में 9 बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 9 बार। ये पॉइंट आप याद कर लेना कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 9 बार। देखो कौन सा 1957, 1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 तथा 2019 संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब हम बताते हैं आपको कि नागरिकता को प्राप्त करने के इस अधिनियम में कितने प्रकार बताए गए, मतलब भारत की नागरिकता को किस किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो। तो इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार बताए गए। 5 तरह से भारत की नागरिकता को आप प्राप्त कर सकते हो। पहला है हमारा जन्म से, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा है हमारा देशीकरण, और पांचवा है हमारा भूमि के अर्जन द्वारा। देशीकरण मतलब या प्राकृतिक रूप से, वो हम बताएंगे आपको। तो इसका पहला पॉइंट है, आप पहले ये चीज याद रख लेना कि इस अधिनियम के द्वारा 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 जन्म से या जन्म के आधार पर, नंबर 2 वंश के आधार पर, नंबर 3 पंजीकरण द्वारा, नंबर 4 देशीकरण या प्राकृतिक रूप से, और नंबर 5 भूमि के अर्जन द्वारा। ये 5 प्रकार है। जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस बिंदु में बताया गया है कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेगा वह भारत का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो तथा माता या पिता में से एक कोई भारत का नागरिक हो। ये हमारा जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, उसमें एक चीज और जोड़ी गई थी बाद में कि यदि बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद आता है, बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद होता है, तो माता या पिता में से कोई एक तो भारत का नागरिक हो तथा दूसरा भारत में अवैध प्रवासी न हो। तो आज के समय में जन्म के आधार पर नागरिकता देने के लिए क्या जरूरी है कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो, तो जन्म से उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा। इसमें 2 चीज और जोड़ी गई। एक तो जो दूसरे देशों के राजनयिक भारत में रहते हैं, दूसरे देशों के जो राजनयिक भारत में रहते हैं, तो उनके यहाँ पर जो बच्चा पैदा होगा वो इस आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरे देशों के राजनयिकों के बच्चे जो भारत में जन्म लेंगे वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। दूसरा, शत्रु देशों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे भारत के किसी भूमि पर किसी दूसरे देश का अधिकार हुआ है, किसी दूसरे देश का अधिकार है,
तो उसमें जो बच्चे जन्म लेंगे उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जैसे आज के टाइम पे पीओके है, पीओके पाकिस्तान के अंडर में है लेकिन है वो इंडिया का हिस्सा, तो पीओके में जो बच्चा जन्म लेगा वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये इसमें ये प्रावधान है। तो ये हो गया हमारा जन्म के आधार पर नागरिकता। अब दूसरा आ गया वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता में दिया गया है कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो, जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो, वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पहले क्या था, केवल पिता को ही वंश के आधार पर लागू किया गया था। मतलब केवल अगर पिता भारत का नागरिक हो और बच्चे का जन्म देश से बाहर हुआ हो, माता विदेशी हो, तो वो बच्चे को भारत का नागरिक वंश के आधार पर मान सकते थे। लेकिन 1992 में उसको माता को भी इसमें जोड़ दिया गया। मतलब कि भारत की माता हो या पिता हो, कोई भी हो, वो भारतीय हो, एक भारतीय हो। पहले क्या था, केवल पिता भारतीय होता, लेकिन अब क्या है, माता या पिता कोई भी भारतीय हो तो उसको वंश के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। इसमें एक प्रावधान क्या हुआ है कि अगर बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद होता है, अगर बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद होता है तो उस बच्चे का 1 साल के अंदर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराना होगा। जब बच्चे का जन्म देश से बाहर होता है और वंश के आधार पर उसको नागरिकता देनी है तो उसके लिए जरूरी कर दिया है कि 1 साल के अंदर भारतीय वाणिज्य दूतावास में उसका पंजीकरण कराना होगा। ये हो जाता है हमारा वंश के आधार पर। तो इसमें क्या आपको याद क्या रखना है कि वंश के आधार पर माता को कब जोड़ा गया, 1992 में। 1992 में जो संशोधन हुआ था, कहा 1992 में, उसमें माता शब्द को भी जोड़ दिया गया था वंश के आधार पर। अब तीसरा पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण किसके लिए दिया हुआ है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को। जो भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल के किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर होता है, तो आप देखो भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, भारतीय मूल का मतलब क्या है, भारतीय मूल का मतलब है कि वह व्यक्ति या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। जिसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, वह व्यक्ति या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत में नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता स्वतंत्र भारत में नागरिक के रूप में पंजीकृत हों और बाद में वो दूसरे देश में चले गए हों, तो उस व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाएगा। या जिसके माता पिता अविभाजित भारत में, मतलब भारत की स्वतंत्रता से पहले भारत में जन्मे हो लेकिन बाद में दूसरे देश में चले गए हो, तो उनको भी भारतीय मूल का माना जाएगा। इसके लिए कुछ थी कि मूल, इसमें क्या था, पंजीकरण द्वारा। तो इसमें क्या बोला गया था, पंजीकरण द्वारा कौन कौन भारत की नागरिकता ले सकता है। तो पंजीकरण में बोला गया है कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत में नागरिकता चाहता है तो उसे नागरिकता का आवेदन करने से कम 7 साल पहले से भारत में साधारण तौर पर रहना होगा। 7 साल पहले से भारत में साधारण तौर पर रहना होगा। एक तो इसमें ये कंडीशन दी गई है। दूसरी कंडीशन हमको दी गई है, भारतीय मूल के व्यक्ति के साथ शादी करने वाला व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति के साथ या भारतीय नागरिक के साथ, भारतीय नागरिक जैसे कोई लेडीज है, भारत की कोई लड़की है, उसने किसी विदेशी से शादी कर ली, या कोई भारत का पुरुष है, उसने किसी विदेशी महिला से शादी कर ली, तो वो भी पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन उसको भी नागरिकता का आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल साधारण रूप से भारत में रहना होगा, साधारण रूप से भारत में रहना होगा। अब तीसरा, भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे, भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे भी पंजीकरण द्वारा
अभी हमने बताया था ना, भारतीय नागरिक एक है, उसने विदेश में शादी कर ली तो उसके बच्चे को भी पंजीकरण कराना होता है ना शादी के लिए, तो इसमें भी वही दिया गया कि भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे भी पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो इसमें और दो चार ऐसी चीज दी है। तो पंजीकरण किसके लिए दिया है? भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए जो जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, वो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अगला दिया है देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा या प्राकृतिक रूप से, इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति, बाहर का कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन दी गई है देशीकरण द्वारा या प्राकृतिक रूप से। उसके लिए कुछ कंडीशन दी है। उसमें कंडीशन क्या दी है देशीकरण के लिए? पहले नंबर तो वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता उसको आवेदन करने से पहले त्यागनी होगी। वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता उसको आवेदन करने से पहले त्यागनी होगी। दूसरा, वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जिसमें देशीकरण द्वारा या प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकों को नागरिकता नहीं दी जाती हो। जिस देश में इस प्रकार से देशीकरण द्वारा भारत के नागरिकों को नागरिकता नहीं दी जाती, उस देश के व्यक्ति को भारत में भी देशीकरण द्वारा नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां पर देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता नहीं मिलती। ठीक है। नंबर 3 है कि उस व्यक्ति को आवेदन करने से पहले कम से कम 1 वर्ष भारत में साधारण रूप से रहना होगा। उस व्यक्ति को आवेदन करने से 1 साल पहले कम से कम भारत में साधारण तौर पर रहना होगा। एक कंडीशन और है, उसे कम से कम एक भाषा, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा दी गई है उसमें से कम एक भाषा उसको आनी चाहिए। भारत की जो अनुसूची 8 है उसमें जो भाषाएं दी गई हैं उसमें से कम एक भाषा उसको आनी चाहिए। दूसरा, उसको भारत के प्रति वफादार रहना होगा। भारत के संविधान के प्रति उसको निष्ठा रखनी होगी। इस तरह की शपथ भी उसके द्वारा दी जाएगी। इस तरह की शपथ भी उसके द्वारा दी जाएगी। उसके बाद उसके आवेदन पर भारत सरकार विचार करेगी। उसके बाद उसको नागरिकता दी जाएगी नहीं दी जाएगी उसका भी निर्णय भारत सरकार ही करेगी। ठीक है। तो देशीकरण द्वारा जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी। अगला है हमारा भूमि के अर्जन द्वारा। अगर किसी भाग पर भारत किसी भूमि के भाग पर अपना अधिकार करता है तो वो भूमि भारत की हो जाती है। तो उस भूमि के उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनको नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, उससे संबंधित नियम कानून भारत सरकार बनाएगी या हमारे देश की संसद बनाएगी। जैसे आपने देखा होगा सिक्किम को भारत में विलय किया था, पांडिचेरी को भारत में विलय किया था, तो उसके नागरिकों को भारत की नागरिकता देने के लिए अलग से विधेयक लाया गया था, लोकसभा में पारित किया गया था। तो भूमि के अर्जन द्वारा जिस क्षेत्र का भूमि को भारत अर्जन करेगा, जिस क्षेत्र को भारत अपने में मिलाएगा, उस क्षेत्र के नागरिकों को नागरिकता दी जाने से संबंधित कानून भारत सरकार बनाएगी। ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो अगर आपके काम की है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमको दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का बेल आइकन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।